हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 3 का फ्रांस की क्रांति का लघु उत्तरीय प्रश्न संपूर्ण हल करेंगे। तो देखिए, एक में है फ्रांस के क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन था। लुई 16वीं के गद्दी पर बैठने के पहले फ्रांसीसी साम्राज्य की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ी चढ़ी थी, लेकिन यह नया शासक निरंकुश, फिजूल खर्च और भारी आयोग निकला। राजमहल में रानी का कर्ज भी बेशुमार था। कुछ अभिजात वर्ग के लोग बिना काम धाम किए बैठे भी वेतन उठाते थे। इसकी पूर्ति के लिए जनता पर कर थोपा गया। इस प्रकार राजा की निरंकुशता चरम पर थी। इससे जनता नाराज हो गई। अब आइए क्वेश्चन 2 में, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। इसका आंसर देखिए, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा था। इन वर्गों को एस्टेट कहा जाता था। एस्टेट 3 प्रथम एस्टेट में पादरी लोग आते थे। इनकी संख्या लगभग 13 लाख थी। दूसरे एस्टेट में कुलीन या अभिजात वर्ग के लोग थे। इनकी संख्या मात्र 40 लाख थी, जो 80,000 परिवारों में बटे थे। तीसरे एस्टेट में देश के शेष लोग थे, जिनकी संख्या देश की कुल 90% जनसंख्या थी। यह स्थिति जनता के लिए असहनीय थी। इसी सामाजिक असमानता ने फ्रांस में क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब आइए क्वेश्चन 3 में, फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारणों पर प्रकाश डालें। विदेशी युद्धों तथा राजघराने और सरकारी मुलजिमों की फिजूल खर्ची ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति डावाडोल कर दी थी। ठेकेदार लोग भूमि कर वसूलते थे, जिन्हें टैक्स फार्मर कहा जाता था। यह किसानों से मनमाना कर वसूलते थे और उसका एक निश्चित भाग राजकोष में जमा कर शेष को अपने जेब में रख लिया करते थे। केवल उन्हें राह दिखलाने वाले की आवश्यकता थी। नेताओं के प्रकाश में आते ही क्रांति का आरंभ हो गई और क्रांति ने सफलता भी प्राप्त कर ली। आइए क्वेश्चन 4 में, फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों का उल्लेख करें। कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति वास्तव में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों की क्रांति थी, जिनमें विचारक, चिंतक, लेखक, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील जैसे लोग सम्मिलित थे। इस कारण इस क्रांति को बौद्धिक आंदोलन भी कहा गया है। लेखकों में प्रमुख थे मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो। मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा नाम से पुस्तक लिखी। सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अलग रखने की बात कही गई है। उद्योग व्यापार में वह राज्य के हस्तक्षेप का विरोध था। आइए क्वेश्चन 5, लेटर्स डी कैजेट से आप क्या समझते हैं। तत्कालीन फ्रांस में किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। जनता के हित की कोई भी बात बोलने की मनाही थी। भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता आदि सभी पर प्रतिबंध था। राजा के मुंह से कोई भी निकली बात को ही कानून माना जाता था। कैथोलिक धर्म वहाँ का राजधर्म था। बिना अभियोग बताए ऐसे ही गिरफ्तारी वारंट को फ्रांस में लेटर्स द कैजेट कहा जाता था। नंबर 6, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर यह प्रभाव पड़ा कि लिफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध और अमेरिका के पक्ष में युद्ध किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि सेना में तृतीय एस्टेट के लोगों को ही भर्ती किया जाता है। जब ये सैनिक फ्रांस लौटते तो अपने दिल में स्वतंत्रता का भाव भी लिए हुए थे। ये सैनिक आम जन को
राजा के विरुद्ध लड़ने और स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। क्रांति पर इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7वां, मानव एवं नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं? मानव से तात्पर्य है विश्व का कोई भी व्यक्ति, जबकि नागरिक का अर्थ है देश विशेष देश में रहने वाले उस राज्य का सदस्य। 27 अगस्त 1789 में फ्रांस के नेशनल असेंबली ने जो अधिनियम बनाया है उसमें मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। इस अधिकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिक का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने, सभा करने, लिखने के साथ ही अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार मिल गया। सभी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8वां, फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य पर भी पड़ा। प्रमुख प्रभावित होने वाले देश इंग्लैंड था। इंग्लैंड ने ही नेपोलियन के विजय अभियान पर अंकुश लगाया था और उसे हराया था। इस अधिनियम के लागू होने से जमींदारों की शक्ति लगभग समाप्त हो गई। औद्योगिक क्रांति के विकास में उस क्रांति ने काफ़ी योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 9वां, फ्रांस की क्रांति ने इटली को प्रभावित किया, कैसे? इटली एक ऐसा देश था जो अनेक भागों में बटा हुआ था। क्रांति के बाद नेपोलियन ने जो अपनी सेना का गठन किया उसमें सभी भागों के सैनिक लिए गए। नेपोलियन ने युद्ध की तैयारी कर पड़ोसी देशों पर हमला करने लगा और एक एक कर उन जीते गए देशों पर इटली का झंडा फहराने लगा। चूँकि सेना में इटली के सभी भागों के सैनिक थे, उनमें राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ और आगे चलकर इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10वां, फ्रांस की क्रांति से जर्मनी कैसे प्रभावित हुआ? उत्तर, फ्रांस की क्रांति के समय जर्मनी छोटे छोटे 300 राज्यों में बटा हुआ था। क्रांति के पश्चात जब नेपोलियन का विजय अभियान शुरू हुआ तो उसने उन 300 राज्यों को मात्र 38 राज्यों में समेट लिया। फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ जो स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व की भावना का विकास हुआ था उसे जर्मनी ने भी अपना लिया। जर्मनी में भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का तेजी से विकास हुआ। राष्ट्रीय विकास की भावना के मजबूत होते ही जर्मनी का एकीकरण करना आसान हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।